चलिए कहां तक का हो गया था? कॉमन बेस चल रहा था आई थिंक। कॉमन बेस में हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस तक का डिस्कशन कर लिए थे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा हो गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा कर दी है। हेडिंग जमाइए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो ध्यान से समझिएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ही सबसे ज्यादा बारी पूछा जाता है, और स्पेशली कॉमन बेस का और कॉमन एमिटर का ही पूछा जाता है। कॉमन कलेक्टर पढ़ाया ही नहीं जाता अच्छे तरीके से, किताबों में भी बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग देखोगे नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो कॉमन कलेक्टर के पीछे मत भागिएगा, लेकिन कॉमन बेस और कॉमन एमिटर तो एकदम अच्छे से तैयार रहना चाहिए। कॉमन कलेक्टर में बस तुम लोगों को ना अल्फा बीटा गामा, जैसे अल्फा किस में पढ़े? कॉमन बेस में। बीटा पढ़ते हैं हम लोग कॉमन एमिटर में, और गामा निकालते हैं हम लोग किसमें? कॉमन कलेक्टर में। तो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन निकालना रहता है, तो इसलिए हम लोग बस कॉमन कलेक्टर पढ़ते हैं, अदरवाइज कॉमन कलेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन एमिटर है। अब यहां पे समझिएगा इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे बनता है। कर्व थोड़ा सा खतरनाक सा है इसका, ध्यान से देखना। ये जो मैं पहली वाली लाइन बना रहा हूं, अच्छा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है कॉमन बेस का, तो किसके किसके बीच का ग्राफ होगा बताइए? करंट कौन सा वाला? आईसी। आईसी वर्सेस किसका ग्राफ होगा ये? आईसी वर्सेस वीसीबी, ये याद है? अरे बोलो। अच्छा जब आईसी लिखिएगा तो आईसी लिखने के बाद यहां पे ये रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि अभी जब वो वाली चीज पढ़ोगे, जब कॉमन एमिटर जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पे जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करेंगे तो क्या आईबी होगा, इनपुट करंट। अभी ग्राफ बनाऊंगा, जब उसका सर्किट डायग्राम बनाओगे तो दिखाई पड़ेगा कि इनपुट करंट उसमें कौन रहता है? आईबी रहता है। तो जब आईबी लिखिएगा तो माइक्रो एम्पियर्स में लिखिएगा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखना। कभी कभी सर्किट बनाते टाइम ही ना, सर्किट में ही हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इधर की तरफ मान लीजिए अगर आईबी जा रहा है, तो यहीं पे हम लोग क्या लिख देते हैं कि किस में नापा जाएगा इसको? माइक्रो एम्पियर्स में नापा जाएगा। या फिर किसी किसी किताब ने ना यहाँ पे ऐसा आगे चल के ऐसा एक गोला बना दिया है, और गोला बनाने के बाद इसमें उन्होंने लिख दिया कि जो करंट जा रही है वो किस में जा रही है? माइक्रो एम्पियर्स में जा रही है, ठीक ना। तो ये बात याद रखना तुम लोग। अब ध्यान से देखो, इसका ग्राफ कुछ अलग बनता है, बहुत जरूरी है इसका ग्राफ समझना। ध्यान से बस बनाते चलना तुम लोग, मतलब तुम लोग का गैप बराबर रहे बे। फिर से वो लेनी है, बना दिए ना। अच्छा याद करो, जब तुम लोग बना रहे हो तो तुम लोग हर बारी बोल रहे हो ना कि इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फलाना करंट वर्सेस डिमाका वोल्टेज एट समथिंग कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, बीजेटी में जब भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करेंगे तो करंट को कांस्टेंट रखेंगे, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे, ना कि इनपुट वोल्टेज को। फिर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी यहां पे समझाऊंगा। इसीलिए ना कभी कभी पूछा जाता है कि बीजेटीज आर करंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बोथ नन ऑफ दीज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि बीजेटी जो होते हैं, हम लोग बीजेटी न पढ़ रहे हैं, बीजेटीज आर पहला पूछा जाता है करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस। दूसरा पूछा जाएगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तीसरा दोनों पे डिपेंडेंसी रहती है, बोथ। और चौथा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, बीजेटी जो होते हैं दे आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस। कैसे डिवाइसेस होते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। क्योंकि ध्यान से सुनना, जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट कर रहे थे तो बोल रहे थे इट वाज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इनपुट करंट IE वर्सेस इनपुट वोल्टेज VEB। आई थिंक यही था। अरे बोलो यार, कीपिंग VCB कांस्टेंट। अरे बोलो यार, एक बात बताओ, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है? आउटपुट के लेना। अरे बोलो, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना और आउटपुट मेजरमेंट लेने हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे जब आउटपुट डिफाइन करते हैं तो इसलिए इनपुट में हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आउटपुट की चर्चा करिएगा तो आउटपुट बोलिएगा इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन कलेक्टर करंट IC वर्सेस
कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB कीपिंग इनपुट करंट IE कांस्टेंट। हमेशा याद रखना वोल्टेज कांस्टेंट मत करिएगा, जब भी बीजेटी का ग्राफ बनाएंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे तो करंट कांस्टेंट दिखाएंगे, इनपुट करंट कांस्टेंट दिखाएंगे, ना कि इनपुट वोल्टेज। ठीक ना? ऐसा क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये ग्राफ ऐसा बना तो लेते हैं हम लोग, तो ये ग्राफ अलग अलग बना हुआ है अलग अलग इनपुट करंट पे, लेकिन ये ग्राफ अभी अधूरा है। इस ग्राफ में एक लाइन और हम लोग ऐसा प्लॉट करते हैं, इसको दूसरे कलर से प्लॉट किया जाए क्या? याद रखना ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है। इसके इधर आऊंगा तो नेगेटिव और इसके नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। ठीक ना? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला हिस्सा है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहा है, ये जो बीच में मैंने लाइन खींच रखी है, इसमें ओरिजिन यहां पे है ना कि यहां पे। ठीक ना? अच्छा, ऐसा मिलता क्यों है? यहां पे थोड़ा अलग कहानी चलती है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को, ये बड़ा वाला, इसको हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन रीजन। यानी कि इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेशन रीजन। या फिर इसको यहां से मत प्लॉट कर, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया है। ये बनता है यहां से, याद रखना ये वाला पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक ना? हम लोग तुलना इस वाले ग्राफ से करेंगे। इसके इधर ये जितना अगर मैं शेडेड रीजन अगर बनाऊं, ठीक ना, तो ये जो शेडेड रीजन वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं? सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। नाम सुनते रहिएगा, क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं अलग कलर से प्लॉट कर रहा हूं, ये वाला ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कट ऑफ रीजन बोलते हैं। और ये यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बड़ा बड़ा बना लेना तुम लोग, एक्टिव रीजन। अब ध्यान से सुनना, क्यों कैसा ऐसा नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है सबका? ध्यान से देखो क्या रहा है, तुम लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि इनिशियली आपने थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो शुरुआत में करंट मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद करंट क्या हो जा रहा है? सैचुरेट हो जा रहा है। ठीक ना? ऐसा होता है, ऐसा इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग को दिखाई पड़ता है। अलग अलग ग्राफ क्यों बने हुए हैं कि ये जितना तुम लोग ग्राफ प्लॉट किए हो ना अलग अलग, ये सब अलग अलग इनपुट करंट के बेसिस पे बनाया गया है। जैसे कि ये जो तुमने बनाया होगा ये किसी IE1 पे बना होगा, ये वाला किसी IE2 पे बना होगा, ये वाला किसी IE3 पे बना होगा, ये वाला किसी IE4 पे बना होगा। जैसे कि कल हम लोग जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करे थे तो अलग अलग VCB के लिए अलग अलग ग्राफ निकल करके आया था। अरे बोलो यार, अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर यहाँ पे इनपुट करंट पे डिपेंडेंसी कैसे है? तो एक बात बताओ, आउटपुट जब मेजरमेंट ले रहे हो तो आउटपुट में तुम अपना VCB बढ़ाते रहो घटाते रहो, क्या VCB बढ़ाते रहोगे तो क्या एक सर्टेन लिमिट तक ही VCB बढ़ाने पे तुम्हारे अंदर करंट मिलेगा आउटपुट में? अरे बोल यार, एक बात बताओ, जब जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर जो तुम हमको सुन लो, जो ट्रांजिस्टर हमने बना रखा है उस ट्रांजिस्टर में क्या दो हिस्से हैं? एक इनपुट मैश है और एक आउटपुट वाला हिस्सा है। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, आउटपुट में आप कितना भी VCB बढ़ाते रहिए घटाते रहिए, क्या VCB इस बात पे डिपेंड करेगा कि उधर से इनपुट कितना आ रहा है? अरे बोलो यार, इस बात को समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, क्या आउटपुट जो करंट है वो क्या VCB पे डिपेंडेंट है? VCB बढ़ाइए घटाइए उसके ऊपर डिपेंडेंसी तो है, लेकिन एक बात बताना, उसकी सबसे मेजर डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर है? आउटपुट करंट की, कि आप इनपुट से कितना दे रहे हैं। अरे बोले यार, तो इसीलिए जब हम लोग VCB शुरुआत में बढ़ा रहे हैं तो करंट तो बढ़ रहा है, ठीक ना, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या हो जा रहा है? करंट हमारा सैचुरेट कर जा रहा है, उसके बाद बढ़ना रुक जा रहा है। इसीलिए
इनिशियली क्या हुआ कि हमने जब वोल्टेज बढ़ाया तो हमको करंट में इंक्रीमेंट तो दिखाई पड़ा, लेकिन थोड़े समय के बाद करंट कांस्टेंट हो गया, उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बदल रहे हैं करंट में चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बात बताओ, आउटपुट जो तुम लोग लोगे, आउटपुट का जो मेजर डिपेंडेंसी है कि आप इधर से कितना दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अरे बोलो यार, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है। और जैसे मान लिया अगर मैं इनपुट बढ़ा दूं तो इसीलिए मेरा ग्राफ थोड़ा और बढ़ के बन रहा है। इनपुट मैंने और बढ़ा दिया तो मेरा ग्राफ और ज्यादा बढ़ के बन रहा है। बनाया ऐसे जाता है, IE1 की वैल्यू आई थिंक 1 माइक्रो एम्पियर 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर ऐसे असाइंड है, ठीक ना। ये किताब से देख करके बताना पड़ेगा, एग्जैक्टली याद नहीं रहता ये। तो ध्यान से सुनो, बोला जाता है कि ये वो वाला रीजन है जिस रीजन में मेरा ट्रांजिस्टर काम में है, ठीक। अब अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि डिफाइन करिए कि एक्टिव रीजन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन क्या होता है और कट ऑफ रीजन क्या होता है। तो एक्टिव रीजन वो वाला रीजन है जिसमें हम लोग मानते हैं कि मेरा ट्रांजिस्टर क्या है, वर्किंग कंडीशन में है। अगर वर्किंग कंडीशन में है तो अब एक्टिव रीजन को 3-4 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तरीका डिफाइन करने का कि ध्यान से देखिए, एक्टिव रीजन वो वाला रीजन है जो IC बराबर 0 के ऊपर लाई कर रहा है और VCB बराबर 0 के राइट साइड लाई कर रहा है। नहीं दिखाई दिया क्या? एक्टिव रीजन वो हिस्सा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो कि IC बराबर 0 के ऊपर लाई कर रहा है और VCB बराबर 0 के राइट साइड लाई कर रहा है। दूसरा तरीका है डिफाइन करने का कि एक्टिव रीजन वो वाला रीजन है जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि यहां पे कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा और एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। अरे तुम्हारा ट्रांजिस्टर कब काम करता था? जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो, रिवर्स बायस्ड हो। तो अलग अलग तरीके हैं डिफाइन करने के। एक चीज और बताई जाती है कि एक्टिव रीजन वो रीजन है, ध्यान से सुन, अलग अलग डेफिनेशन है इसके। एक्टिव रीजन वो रीजन है जिसमें IC करंट अप्रोक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ऑन फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ VCB, मैं VCB बढ़ाऊं भी तो भी इसमें जो आउटपुट करंट है IC ये लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक्टिव रीजन को ऐसे डिफाइन करें, ठीक। बात आती है फिर सैचुरेशन रीजन की। सैचुरेशन रीजन को हम लोग बोलते हैं कि यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैचुरेशन रीजन में ये साला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों मिलता है करंट में, दिखाई नहीं दे रहा क्या सडन ग्रोथ मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, एक बात बताइए, VCB क्या कलेक्टर बेस जंक्शन के अक्रॉस वाला वोल्टेज है? क्या इधर जा रहा है वो रिवर्स बायस्ड होता है? एक बात बताओ, इधर आओगे तो किस में चला जाएगा वो, 0 के इधर आएंगे तो क्या फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ये अभी भी क्या फॉरवर्ड बायसिंग में ही है? अरे बोलो यार, ये तो 0 से अभी भी ज्यादा ही है। तो सैचुरेशन रीजन को डिफाइन करा गया है, पहले किसके बेसिस पे डिफाइन करोगे कि 0 के इधर उसके राइट साइड, ऐसा वाला डिफाइन करेगा। तो ऐसे यहां कैसे डिफाइन करेगा कि सैचुरेशन रीजन वो रीजन है जो IC बराबर 0 के ऊपर लेकिन VCB बराबर 0 के लेफ्ट साइड लाई करता है। नहीं, ये ग्राफ ऐसे बनता ही है, ठीक ना। मेन एक्सिस ये वाली है, हाँ ऐसा ग्राफ इसका प्लॉट किया जाता है। इसीलिए तो बताएं 12 तुम लोग की किताबों में ये वाला हिस्सा दिया हुआ नहीं है, तुम लोग की किताबों में बस डॉटेड लाइन बना करके छोड़ दिया है। याद रखिएगा, ये असली वाला होता है, ओरिजिन यहां पे लाई करती है, ठीक ना। ओरिजिन यहां पे लाई नहीं करता क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अब देख एक्सप्लेन कैसे नहीं कर पाओगे, अगर मैं इसको ओरिजिन ना मानूं, अगर इसको ओरिजिन मान करके एक्सप्लेनेशन ना दी जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताना, क्या बोले, IC बराबर 0 के ऊपर, IC बराबर 0 के ऊपर और VCB बराबर 0 के लेफ्ट साइड लाई करेगा। VCB, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला क्यों। यहां पे करंट देखिए, थोड़े से वोल्टेज चेंजेस पे क्या बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट में चेंज आ रहा है। तो यहां पे ज्यादा अमाउंट में चेंज इसलिए आता है। एक बात बताओ, क्या यहां पे मेरा VCB वाला वोल्टेज जो पहले रिवर्स बायस था वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है, यानी कि ध्यान से सुनना, एमीटर बेस जंक्शन जो था, सॉरी हाँ एमीटर बेस जंक्शन था वो तो पहले से ही फॉरवर्ड रहता है। एक बार बताओ,
क्या तुमने वीसीबी को जीरो के इधर शिफ्ट किए हो, वीसीबी रिवर्स बायसिंग को बता रहा है इधर जाएंगे तो क्या वो पॉजिटिव में बदलेगा, यानी कि जो पहले वीसीबी रिवर्स बायस था जीरो के उधर गए तो क्या वो फॉरवर्ड बायसिंग में बदलेगा। तो एक बात बताओ, फॉरवर्ड बायसिंग में बदला है यानी कि क्या कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड में चला गया। अरे बोलो यार, तो एमीटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस था ही, क्या कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। क्या दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो क्या एब्रप्ट अमाउंट में करंट में इंक्रीमेंट दिखाई पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को इधर की तरफ क्या दिखाई पड़ता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तनी सो लिया करो यार तुम लोग रात को, इन दोनों जानी कहां आके सूझा हुआ है। इधर देखिए अब आते हैं कट ऑफ रीजन पे, ठीक ना। कट ऑफ रीजन क्या होता है, तो कट ऑफ रीजन को कैसे डिफाइन करोगे कि ये वो वाला रीजन है। तनी कट ऑफ रीजन खुद से डिफाइन करो, कट ऑफ रीजन खुद से डिफाइन करिए। ये वो वाला रीजन है जो आईसी बराबर जीरो के नीचे और वीसीबी बराबर जीरो के राइट साइड लाई करेगा। अच्छा, कट ऑफ रीजन क्यों बोला जा रहा है, एक बात बताओ, उसमें करंट वरंट की चर्चा नहीं की जाती। कट ऑफ नाम पड़ा हुआ है ना, कट ऑफ कोई चीज कब होगी, कट ऑफ कब मिलेगा, मतलब वहां पे कोई काम की चीज ना रह जाए, कट ऑफ तब मिलेगा। ध्यान से देखो, ये वैसे ही रिवर्स बायस्ड। अरे बोले यार, क्या अब आईसी भी उल्टा कर दिए, आईसी जीरो के नीचे आ गया। अरे बोले यार, और कट ऑफ कब होगा, किसी प्रकार का काम में कब नहीं आएगा, जब मेरा कलेक्टर बेस तो यहां पे रिवर्स है ही। अरे बोले यार, यानी कि जब एमीटर बेस जंक्शन भी क्या हो जाए, रिवर्स बायस्ड हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन मिला। ये किताब में डायरेक्ट डेफिनेशन दे दिए हैं सब, ये साला नहीं बताया सब कि ये ओरिजिन मान के तब एक्सप्लेन किया गया है, ठीक ना। तो सुनिए, अलग अलग तरीके हैं डिफाइन करने के। क्या डिफाइन करोगे, तो एक बार और सुनना। एक्टिव रीजन वो रीजन होता है जिसमें करंट लगभग जो कलेक्टर करंट या आउटपुट करंट आईसी है वो लगभग कांस्टेंट दिखाई पड़ता है वीसीबी के बदलने पे भी। पहला तो ये बोल दिए। दूसरा क्या बोलोगे, एक्टिव रीजन वो रीजन है जो आईसी बराबर जीरो के ऊपर और वीसीबी बराबर जीरो के राइट साइड। अरे यार, वीसीबी बराबर जीरो के राइट साइड, आईसी बराबर जीरो के ऊपर, दिखाई पड़ा। तीसरा लाइन क्या बोलेगा कि एक्टिव रीजन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस रीजन में हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको वर्किंग कंडीशन में माना जाता है, उसी में माना जाता है कि एक्टिव है, तो इसीलिए यहां पे जो मेरा अच्छा, और कोई ट्रांजिस्टर वर्किंग कंडीशन में कब आएगा, जब उसका एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो। तो हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन इज दैट इन विच कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड व्हाइल एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक। दूसरी बारी आती है अब सैचुरेशन रीजन की। तो बोलोगे सैचुरेशन रीजन वो रीजन है जहां पे हम लोग को करंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई पड़ता है। ये वो रीजन है जो आईसी बराबर जीरो के ऊपर और वीसीबी बराबर जीरो के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, मतलब इधर की तरफ, ठीक ना, ठीक ना, इधर इन लाई कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। हाँ, लेफ्ट ही तो है, मतलब मेरे इस वाले डायरेक्शन से गड़बड़ा गया है, ये राइट हो जाएगा ना इस वाले से, तो लेफ्ट की तरफ लाई कर रहा है, ठीक ना, बोर्ड के अनुसार। और तीसरी लाइन क्या बोलेगा कि सैचुरेशन रीजन वो रीजन होता है जिसमें एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड होता है। चूंकि दोनों ही जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, इसीलिए उनके ही कारण वही रीजन है जिसके कारण यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देता है, ठीक। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, कट ऑफ रीजन की। तो नाम कट ऑफ इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ध्यान से देखो कहां लाई कर रहा है वो, आईसी बराबर जीरो के नीचे और वीसीबी बराबर जीरो के राइट साइड। अच्छा, वीसीबी तो वैसे ही रिवर्स बायस्ड है, आईसी बराबर जीरो के नीचे कर रहा हो। आईसी बराबर जीरो के नीचे करने का क्या मतलब है कि तुमने जो अपना करंट था उसकी दिशा बदल दिए। अरे बोलो यार, और एक बार बताओ, उसकी दिशा बदल दिए या फिर उसको तुमने घटा दिया, एक बार बताओ वो घटेगा कब, जब एमीटर करंट की दिशा बदल जाए। जैसे ध्यान से समझिएगा, कट ऑफ रीजन नाम से तो एक समझ में आता है, अब इसको हम लोग उससे समझते हैं, सर्किट बना करके तब समझते हैं, ठीक ना। कैसे समझेंगे, इधर देखिए। एक बात बताओ, आईसी नेगेटिव हो जा रहा है, आईसी नेगेटिव हो जाने का मतलब क्या है कि आईसी की वैल्यू घट रही है। अब आईसी की वैल्यू घटेगी कब, जब आने वाला करंट आए ना, या फिर आने वाले करंट की दिशा बदल जाए। अरे बोल, जैसे कि ऐसे था, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताना,
मैं सीधे यही वाला बना दे रहा हूं, एनपीएन टाइप वाला ही, ठीक ना। ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। हमको सुनिएगा, इधर देखिए सभी लोग, भाई नहीं समझ में आएगा, सब भुला जाता है साला ये। एक बात बताओ, क्या इधर की तरफ आई ई दिखाए थे ओरिजिनली? इधर की तरफ आई भी दिखाए थे और इधर की तरफ क्या दिखाए थे? आईसी दिखाए थे। एक बात बताना, यहां पे 0 से नीचे जा रहे हो तो आईसी की वैल्यू अब बदल गई, घट रही है एक तरीके से। यहां पे पॉजिटिव थी, अब यहां पे नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आईसी की वैल्यू घटेगी कब? जब देने वाला देना बंद कर दे, या फिर जो इसको दे रहा था। मतलब एक बात बताइएगा, अगर मैं क्या करूं, इसको अगर घटाना है तो ये आईई की डायरेक्शन जो इधर थी उसको अगर मैं इधर कर दूं तो क्या ये घटने लगेगा? और इसकी दिशा अगर इधर करनी है तो क्या ये जो बैटरी मैंने फॉरवर्ड बायस में लगाई थी, क्या उसको रिवर्स बायस कर दूं? और बोलो यार, तो इसीलिए यहां पे दोनों ही क्या होते हैं? रिवर्स बायस्ड होते हैं। और चूंकि दोनों ही रिवर्स बायस्ड है तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? कट ऑफ रीजन नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? कट ऑफ रीजन नाम पड़ा। बात समझ में आई? पक्का? तो ये तीनों पूछा जाता है कि एक्टिव रीजन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन क्या होता है, और कट ऑफ रीजन क्या होता है, ठीक ना। फिर कभी कभी यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई कॉमन बेस ट्रांजिस्टर्स आर सेल्डम यूज, ठीक ना। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनका यूज बहुत ज्यादा नहीं है धरती पे, क्यों? तो क्या बताओगे? बिकॉज इनका जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा है ये 1 से कम है, यानी कि इनका एम्प्लीफाई करने वाली प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया नहीं होती है, इसीलिए इनका ये प्रयोग कम किया जाता है। बात समझ में आया? पक्का? श्योर? अच्छा, फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका यूज कहां करें, तो याद रखिएगा इंपेडेंस मैचिंग में। कहां यूज किया जाता है? इंपेडेंस मैचिंग में, ठीक ना। इंपेडेंस, अरे रेजिस्टेंस मैचिंग में, ठीक ना। अगर मान लीजिए कहीं रेजिस्टेंस का कुछ लोचा है किसी के इनपुट में, तो हम लोग करते क्या है, इसके आउटपुट को ले जाकर के उसके इनपुट में लगा देते हैं, तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन क्रिएट करता है ये, ठीक ना। तो बेसिक टर्म्स में इतना ही आपको जानना है, वैसे ही बहुत बड़ा लिखा गया है। हाँ, इंपेडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। उसमें रेजिस्टेंस भी आ सकता है आपका, वो भी आ सकता है, रिएक्टेंस भी आ सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग निकल करके आता है, ठीक ना। इन जनरल आप लोग रेजिस्टेंस समझिए तब तक। हाँ, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं। अरे यार यहाँ पे देख कैसे फॉरवर्ड है। एक बात बताओ, ये वीसीबी कौन सा वाला होता है? वीसीबी किस में होता है? फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स में। जीरो के इधर रिवर्स, अगर जीरो के इधर आऊंगा तो किस में चला जाएगा? फॉरवर्ड में। तो एक बात बताइएगा, अगर फॉरवर्ड में चला गया है तो एमीटर बेस जंक्शन तो वैसे ही फॉरवर्ड रहता है। एक बात बताओ, वीसीबी कलेक्टर बेस जंक्शन को बताता है। जब तुम इधर आकर के चर्चा कर रही हो तो तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन भी किस में चला गया? फॉरवर्ड में। तो एमीटर बेस तो पहले ही फॉरवर्ड में था, अब कलेक्टर बेस भी किस में आ गया है? फॉरवर्ड में। यही कारण दोनों फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एक ग्रोथ दिखाई पड़ता है। समझ में आया? तो 3 रीजन आप लोगों को याद रखने हैं। अभी जब कॉमन एमीटर पढ़ोगे ना तो एक रीजन और बढ़ जाएगा, ब्रेकडाउन, ठीक ना। तो पहले फोटो बना लीजिए इसका, सुंदर सुंदर, जितना सुंदर बना सकते हैं। एक्टिव रीजन पहला लिखिए। एक्टिव रीजन में पहली लाइन क्या लिखेगा? तो लिखिए एक्टिव रीजन में पहली लाइन कि इन दिस रीजन, पॉइंट वाइज लिखते जाना, पहला पॉइंट लिखना, इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इन दिस रीजन emitter based junction is forward biased. In this region emitter based junction is forward biased. In this region emitter based junction is forward biased, while collector based junction is reverse biased. While collector based junction is reverse biased. While collector based junction is reverse biased. लिखना, in other words we may say that, in other words we may say that input region is FB and output region is RB,
FBRB समझ रहे हो ना? In other words, we may say that input region is FB and output region is RB. हो गया? हो गया क्या? चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखो तुम लोग, फॉर VCB ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ VCB लगा लेना, ठीक ना? फॉर मॉड ऑफ VCB ग्रेटर देन 0, फॉर मॉड ऑफ VCB ग्रेटर देन 0 कॉमा, फॉर मॉड ऑफ VCB ग्रेटर देन 0 कॉमा, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, मॉड ऑफ VCB जानते हो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिवर्स बायस्ड में अगर यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करोगे तो नेगेटिव 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 लगा करके दिखाते हो ना, तो वो नेगेटिव साइन रिवर्स बायसिंग को दिखाता है, तो इसीलिए मॉड लगा। जैसे ऐसे लग नहीं सोचने लगोगे तुम लोग कि यार इधर जा रहे हैं तो घट रहा है, इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए VCB के ऊपर हमने मॉड लगा रखा है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? रिवर्स बायसिंग को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिवर्स बायसिंग, इसीलिए मॉड ऑफ VCB लिखो। तो मॉड ऑफ VCB ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके बाद क्या बताओगे कि जो आउटपुट का कर्व है वो क्या है? पैरेलल है ना, किसके? VCB एक्सिस के। लिख ले अपने मन से, फॉर मॉड ऑफ VCB ग्रेटर देन 0 कॉमा, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, the output characteristic curve is almost parallel, is almost parallel, is almost parallel, is almost parallel to VCB axis, to VCB axis। ये लिख के हो तुम लोग कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? तो वो कौन लिखेगा पहलो? इट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट करंट IC वर्सेस वोल्ट कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB एट कांस्टेंट इनपुट करंट IE या फिर एमीटर करंट IE। लिख इसको पहले, तब ना एक्टिव सैचुरेशन आएगा। इस ग्राफ के ऊपर जगह बचा हुआ है तो वहीं पे लिखिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में लिखेगा इट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन, इट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन कलेक्टर करंट IC, ब्रैकेट में लिख लेना, आउटपुट करंट भी बोलते हैं इसको, कलेक्टर करंट IC, कलेक्टर करंट IC, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आउटपुट करंट वर्सेस कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB, वर्सेस कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB, कीपिंग इनपुट करंट IE दैट इज एमीटर करंट, कीपिंग इनपुट करंट IE दैट इज एमीटर करंट कांस्टेंट, दैट इज एमीटर करंट कांस्टेंट, दैट इज एमीटर करंट कांस्टेंट। हो गया? एक नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट डालते हो ना हेडिंग तुम लोग, तो नोट पॉइंट में लिखिएगा, सिंस द आउटपुट इज डिपेंडेंट ओवर इनपुट करंट। कैसे डिपेंडेंट है ये समझ में आया है ना? अरे बोलो यार, कि आउटपुट में तो कितना भी आप VCB बढ़ाते रहिए एक समय के बाद सैचुरेट कर जाता है। तो क्यों सैचुरेट कर जाता है? क्योंकि अबे जितना वो एम्पलीफाई कर सकता था उतना ही करेगा ना। अब इनपुट ही कम दोगे, खाओगे ही कम, तो निकालोगे कम ही ना। और बोलो यार, जैसे कि एक रोटी खाएंगे तो थोड़ा सा पॉटी करेंगे, 10 रोटी खाएंगे तो ज्यादा पॉटी करेंगे, तो आपका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बीच के प्रोसेसिंग पर थोड़ा डिपेंडेंट है। इस पे भी तो डिपेंडेंसी की खा कितना रहे हो, तो खा कितना रहे हो? IE। तो इसीलिए मेजर डिपेंडेंसी इन वालों में किस पे होती है? करंट पे होती है, IE पे होती है। तो क्या लिख रहा था? डिपेंडेंट ओवर इनपुट करंट IE, दैट इज व्हाई BJTs आर आल्सो नोन एज करंट कंट्रोल डिवाइसेस। That is why BJTs are
termed as current controlled devices. That is why BJTs are termed as current controlled devices. Current controlled devices. हो गया क्या सभी का? बहुत बढ़िया. अब वापस आते हैं एक्टिव रीजन में. एक्टिव रीजन में 2 पॉइंट लिख लिए ना. तीसरा पॉइंट किस बेसिस पे लिखेगा कि आईसी बराबर 0 के ऊपर और वीसीबी बराबर 0 के राइट साइड. तो लिखेगा तीसरा पॉइंट, एक्टिव रीजन लाइज, तीसरा ना चौथा कहां से रहे, एक्टिव रीजन लाइज above IC बराबर 0, above the line IC बराबर 0, above the line IC बराबर 0 and on the right side of VCB बराबर 0, and on the right side of VCB बराबर 0, and on the right side of VCB बराबर 0. हो गया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट लिखिएगा. और इस पे क्या लिखे थे जी? हाँ लिखो, इसमें कांस्टेंट होता है करंट, तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रीजन कलेक्टर करंट आईसी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. इन दिस रीजन कलेक्टर करंट आईसी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, is almost constant even on increasing VCB, even on increasing VCB. VCB D कहां से आ गया रे? VCB even beyond mod of VCB greater than 0, even beyond mod of VCB greater than 0. हो गया. नेक्स्ट लिखेगा, दिस रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर वोल्टेज. दिस रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर वोल्टेज. दिस रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ collector voltage and appears flat, and appears flat. हो गया. अंतिम पॉइंट लिखेगा कि 4-5 को लाइन क्यों खींचे हैं, तो लिखेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IE, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IE, different values of IE, the other graphs are plotted. The other graphs are plotted. The other graphs are plotted. हो गया. अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि ये पहला वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे इसके रिस्पेक्टिव यहां पे जो करंट मिल रही होगी, कौन सी वाली करंट मिल रही होगी, तो क्या बताओगे? ये वो वाला ग्राफ है जो IE बराबर 0 पे मिल रहा है. IE बराबर 0 पे मिल रहा है यानी कि इनपुट टर्मिनल ओपन है. अगर इनपुट टर्मिनल ओपन होता है तो क्या लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि पहले वाले ग्राफ के रिस्पेक्टिव जो हम लोगों को IC मिलेगा वो IC लीकेज करंट के बराबर होगा. तो एक अंतिम पॉइंट और एक्टिव रीजन खत्म. क्या लिखोगे? लिखो, फॉर द फर्स्ट कर्व. ये बात समझ में आई है ना? फॉर द फर्स्ट कर्व IE इज 0. फॉर द फर्स्ट कर्व सिंस IE इज इक्वल्स टू 0, IE is equals to 0, meaning that input terminal is open circuited, meaning that input terminal is open circuited, input terminal is open circuited, input terminal is open circuited, then
द कलेक्टर करंट IC is equal to ICBO, then collector current IC is equal to ICBO is equal to ICBO. लिखेगा प्रैक्टिकली दिस वैल्यू इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। प्रैक्टिकली ब्रैकेट में लिखना इसको, क्योंकि वो भी तो देख लगभग खत्म ही है, जीरो के पास ही है एकदम। तो लिखेगा प्रैक्टिकली दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। हो गया। अब हेडिंग जमाइए सैचुरेशन रीजन। यही कल समझ ले रहे थे तुम लोग, तो हम सब भेज दिए रहते, लिख लिए रहते तुम लोग। बस 15 मिनट कल नहीं दिए तुम लोग, आज का 1 घंटा लग गया। लिखिए सैचुरेशन रीजन। चलिए पहला पॉइंट सैचुरेशन रीजन में क्या बोलोगे? सैचुरेशन रीजन में तो पहले तो यही लिख ले, हियर बोथ द जंक्शंस collector base and emitter base are forward biased. Here both the junctions, that is collector base and emitter base, are forward biased. Are forward biased. Are forward biased. दूसरा क्या लिखेगा? In this region IC increases exponentially. In this region IC increases exponentially. IC increases exponentially with increase in VCB. With increase in VCB. With increase in VCB. हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कहां लाई करता है? तो लिखेगा दिस रीजन लाइज, बहुत तेज नहीं लिखवा रहे हैं ना, चलिए लिखिए, दिस लिखवा भी रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिखिए। दिस रीजन लाइज अबव IC बराबर 0। दिस रीजन लाइज above the line IC बराबर 0 and on the left side of above the line IC बराबर 0 and on the left side of VCB बराबर 0 and on the left side of VCB बराबर 0। चलिए क्वेश्चन लिखिए, why in the saturation region, why in the saturation region, why in the saturation region there is exponential growth in collector current IC? इसका जवाब खुद लिखिएगा। Why in saturation region there is exponential growth in collector current IC या output current IC? लिख लेंगे। क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही किसमें है? फॉरवर्ड बायस में। इनपुट टर्मिनल भी और आउटपुट टर्मिनल, मतलब इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट दोनों ही किसमें है? फॉरवर्ड बायस्ड है। दैट इज व्हाई दोनों ही फॉरवर्ड में है तो यार एक्सपोनेंशियल इसीलिए मिलता है। ठीक ना? तो अपने मन से लिख लेना, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जमाइए, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन बोलें क्या अपने मन से नहीं लिख लोगे? चल ये वाला लिखवा दे रहा, बचे हुए 2 में नहीं लिखवाएंगे। लेकिन कट ऑफ रीजन लिखिए, क्या बोलोगे? दिस इज द रीजन या फिर दिस रीजन लाइज बिलो IE बराबर 0, बिलो IE बराबर 0 एंड ऑन द राइट साइड ऑफ VCB बराबर 0। बिलो IE बराबर 0 एंड ऑन द राइट साइड ऑफ
IC, sorry, this region lies below IC बराबर 0 and on the right side of VCB बराबर 0। तुम कल नहीं आई थी ना? IC बराबर 0 के नीचे और VCB बराबर 0 के, आज अपलोड हो जाएगा ट्रांजिस्टर वाला, निश्चिंत रहिएगा, आज ट्रांजिस्टर वाला अपलोड कर देंगे। हाँ, अरे यार नहीं लिखवा रहे हैं तुम लोग, देखा एक बात बता, पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हो कि लिखवाओ, लिखवा रहे हैं तो कह रहे हो पढ़ाओ। दोनों चलाते हैं, ठीक ना? चलिए लिखिए, अंतिम पॉइंट, एक पॉइंट लिख लो और बंद करते हैं इसको। क्या लिखोगे? इन दिस रीजन बोथ कलेक्टर बेस्ड जंक्शन एंड एमिटर बेस्ड जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड। In this region, both collector based junction and emitter based junction are reverse biased। अब ये वाला फोटो बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे समझे हो तुम लोग उसके अकॉर्डिंग, कि ओरिजिनली होता तो इधर है IE, लेकिन यहां पे ये घटेगा कब? जब इसकी दिशा बदल जाए, और इसकी अगर दिशा बदलनी है तो इसकी बायसिंग बदलनी पड़ेगी। ये मैंने समझा भले दिया है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है या फिर कोई टीचर पूछ सकता है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में लिखिए, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है? ये तुम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखना, क्योंकि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे समझाया, ये किताब में से नहीं बता रहे हैं। बना ले, हाँ अपने अकॉर्डिंग बना ले, जैसा सही लगे। इधर दिखाना ऐसे, ओरिजिनल इधर की तरफ होता है, चूंकि IC घट रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, तो IC घटेगा कब? चूंकि IC डिपेंडेंट है IE पे, IC बढ़ता है जब IE बढ़ता है। अगर मैं IE को घटा दूं या IE की दिशा बदल दूं तो IC घटेगा, और अगर IE की दिशा बदलनी है तो फॉरवर्ड से क्या कर देंगे? रिवर्स बायस कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे ये वाला टर्मिनल भी रिवर्स बायस्ड और ये तो रिवर्स बायस्ड रहता ही है, ठीक ना? क्योंकि दोनों ही रिवर्स बायस्ड हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कट ऑफ रीजन बोला गया है, ठीक ना? बहुत बढ़िया। ओह ईश्वर, अरे अभी तो शुरू हुआ यार। चलिए हेडिंग जमाइए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, मिटा देना इसको, ये तो बना लोगे अपने मन से। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? किसको कॉमन करेंगे? एमीटर को कॉमन करेंगे। किसको कॉमन करेंगे? एमीटर को। तो बना लेते हैं फोटो इसका। फोटो दो तरीके से बना सकते हो, या तो बार वाला बनाइए या फिर सर्किट सिंबल वाला बनाइए। ज्यादा अच्छा रहता है कि आप सर्किट सिंबल वाला बनाएं। तो कॉमन किसको करना है? एमीटर को। तो पहले ही एमीटर बना लीजिए, पीएनपी या एनपीएन। तो एनपीएन के लिए ज्यादा पूछा जाता है तो मैं एनपीएन के लिए बना दे रहा हूं। अगर पीएनपी के लिए पूछेगा तो बना लोगे खुद से? और बोलो यार, बहुत बढ़िया। क्या कुछ ऐसा सा ही फोटो बनता था? कॉमन करना है इसको, तो कॉमन करना है तो ये ऊपर ले गए, इधर ले गए, यहां पे एक रजिस्टर लगाए, फिर नीचे ले आए और यहां पे करेंगे बायसिंग। कुछ ऐसा ही खेला खेलते थे, बहुत बढ़िया। फिर एक इधर की तरफ से, ये ध्यान से देखना, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, एन, पी और एन, ऐसा ही खेला खेलते थे, बहुत बढ़िया। नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे करेंगे बायसिंग। बायसिंग के पहले यहाँ पे क्या करेंगे? एक लगाएंगे रजिस्टर। इस रजिस्टर का क्या नाम देंगे? आरबी। इसका क्या नाम देंगे? आरसी। अरे बोलो, यही करते आए हो अभी, बहुत बढ़िया। ये एमीटर बेस जंक्शन है, तो एक बात बताइएगा, एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस
अरे बोलो यार, ये पहला गोल्डन रूल हुआ, याद है ना? या फिर याद कर, मैंने बोला था एमीटर को फॉरवर्ड रखिएगा, कलेक्टर को रिवर्स रखिएगा। तो एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, एमीटर बेस है, तो इसको क्या कर दोगे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसे होगा? P के साथ प्लस जोड़ दें और N के साथ माइनस जोड़ दें। अरे बोलो यार, फॉरवर्ड हो गया ये, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ एक चीज और, यहाँ पे ये जो होगा, ये होगा हम लोग का VBB, वहां पे क्या था? VEE, याद है? बहुत बढ़िया। ये बायसिंग पोटेंशियल है, पक्का? अच्छा, तो इनपुट वोल्टेज कितना? VBE, जो कॉमन होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो कॉमन कौन है? एमीटर। बहुत बढ़िया। किसी किसी किताब में यहां जोड़ा हुआ है, किसी किसी में यहां जोड़ा हुआ है, तो डरिएगा मत। चलिए, इसको क्या करना है? रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड यानी यही बैटरी यहां पे थोड़ा हायर वोल्टेज की लगा दूं, काम बन जाएगा क्या? नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिए, और यहां पे इस चक्कर में मत पड़िएगा कि एक बात ये मत सोचने लगना कि यार यहाँ पे ये वाला एन पी से जुड़ा हुआ, प्लस से जुड़ा हुआ है, ये वाला एन नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इधर से तो फॉरवर्ड हो जा रहा है, इधर से रिवर्स हो जा रहा है। इस चक्कर में मत पड़ना। पोटेंशियल के बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है। किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है? पोटेंशियल के बेसिस पे। याद कर, जहां पी पॉजिटिव जिसके साथ जुड़ा रहता है या फिर जहां पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हायर पोटेंशियल पे माने गए हैं। अगर ये हायर पे, ये नेगेटिव से जुड़ा, तो ये लोअर पोटेंशियल पे। अरे बोलो यार, तो अगर एन हायर पोटेंशियल पे माना जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स बायस्ड माना जाता है। याद है ना ये वाला? एन हायर पोटेंशियल पे हो तो रिवर्स, पी हायर पोटेंशियल पे हो तो फॉरवर्ड, ठीक ना? या फिर एक तो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, एन नेगेटिव से जुड़ा रहेगा तो फॉरवर्ड बायस। हाँ, कट ऑफ में दोनों रिवर्स बायस्ड होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छी किताबें पढ़ेंगे ना तो आप लोग को इसमें ऐसे तीर मारा हुआ भी मिलेगा। मैंने पिछले वाले में बताना मुझे भूल गया था, तीर मारा हुआ मिलेगा। इसका क्या मतलब है? एक बात बता, ये बायसिंग वाला है ना, बायसिंग वाला है तो इसको पहले बदलोगे ना, क्योंकि याद कर, अगर बदलोगे नहीं तो अपने आप एक पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल बना रहता है, पहले उसको ओवरकम करते हैं तब ना चार्जेस का फ्लो चार्ज कैरियर्स का फ्लो शुरू होता है। तो इसलिए इनको वेरिएबल रखा जाता है। ये VCC होता है, ये RC हो गया, और यहां पे क्या लगा रहेगा बताना जरा, बोलो? VCE, पक्का? श्योर? 100%। अब बचता है कौन? करंट की दिशा। तो इसमें करंट की दिशा याद रखिएगा, इधर की तरफ बहता है बेस करंट, जिसको किसमें नापेंगे? माइक्रो एम्पियर्स में। इधर बहता है हम लोगों का एमीटर करंट IE, और इधर बहता है हम लोगों का IC। फोटो बना लीजिए, फोटो बना लीजिए। तो अब इसमें कल जितना निकाले इतना ट्रांसकंडक्टेंस, पावर गेन, फलाना ढिकाना सब निकालना है वापस। अब बारी आती है किसकी? क्या बोलते हैं जी उसको? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। सबसे पहले यही पढ़े थे ना, तो हेडिंग जमाइए, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या फिर करंट गेन। करंट गेन भी बोले थे क्या इसको? बहुत बढ़िया। पिछले वाले को अल्फा से दिखाए थे, इस वाले को बीटा से दिखाएंगे। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, तो खुद से नहीं निकाल लेगा। क्या होगा? आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अरे बोलो यार, IE तो कॉमन हो गया ना आपकी बारी, यानी IC डिवाइडेड बाई IB। नहीं दिखाई पड़ा क्या? तो डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे, डेफिनेशन खुद लिखिएगा। क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, वेयर इन आवर केस आउटपुट करंट इज IC व्हाइल इनपुट करंट इज IB। तो बीटा की वैल्यू कितनी? IC बटे IB। अरे बोलो यार, चूंकि तुमको पता है IB किसमें नाप रहे हो? इज इन माइक्रो एम्पियर। IC को किसमें नाप रहे हो? मिली एम्पियर। 10 IC जो होगा क्या हमेशा बड़ा होगा IB से? या फिर हेंस बीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 से बड़ी होगी।
यानी कि इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बहुत ही तगड़ा वाला है, यानी कि इसको एज एन एम्पलीफायर में यूज लिया जाता है और लोगों को एम्पलीफायर में यूज नहीं लिया जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका। नहीं समझ में आया क्या? हाँ रे छाप, जल्दी जल्दी छाप। हो गया? अच्छा, कभी कभी अगर मान लो कोई पूछे कि कैसे आपको पता है कि इसको माइक्रो में ही नापेंगे, इसको मिली में ही नापेंगे, ये तो रट लिए हैं, तो क्या बोलोगे? रटे नहीं है, समझे हैं। क्या समझे हैं तनी बता दीजिए आप लोग। तो क्यों कम होता है? याद कर, इससे वही वाले बहते हैं जो रिकम्बाइन हो गए रहते हैं, याद हो रहा है? तो ये सॉरी, इसमें से बेस वाले में से, अरे ये बीच वाला यही था ना, तो बेस में से क्या 5% बहते थे और कलेक्टर में 95%, तो 95 ज्यादा की 5, तो 95/5 हमेशा 1 से बड़ा ही होगा ना। तो याद रखिएगा, अगर इस टर्म्स में नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बता सकता है कि आईबी क्या होता है? आईबी कितना होता है? ओनली 5% ऑफ द टोटल चार्ज कैरियर्स, और ये क्या होता है? 95% होता है ऑफ द टोटल चार्ज कैरियर। सो अल्टीमेटली आईसी विल बी ग्रेटर देन आईबी ऑलवेज। हो गया क्या? हेडिंग नंबर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल लेते हैं। ये मिटा दूं ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा, बस आपको कॉमन बेस अच्छे से समझना था, और सब तो पिद्दी वाला काम है। चलिए भैया, अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू आईसी बटे आईई, बीटा की वैल्यू आईसी बटे, अब वहां से अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट, छापते जाइए, गणित है, कुछ फिजिक्स नहीं है। वी नो दैट, क्या पता है हमको कि अल्फा की वैल्यू, दिख रहा है क्या ये वाला चौक? अल्फा बराबर कितना? आईसी बटे, बतियाना बंद करिए, एंड बीटा बराबर आईसी बटे आईबी। और हमको ये भी पता है, वी ऑल्सो नो दैट आईई क्या होता है? आईसी प्लस आईबी। अरे बोलो यार, तो अल्फा बराबर कितना लिख सकता हूं? आईसी डिवाइडेड बाई आई। बेकार में लंबा लिखा जा रहा है, फर्जी वाला काम है। ये क्या कट के 1 हो जाएगा? ये आ गया क्या बीटा? 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा बराबर कितना मिला? 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। याद रखिएगा, ये जो रिलेशन लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज आगे आएगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। ऐसा भी लिख सकते हैं क्या इसको? एक तो ये हो गया, एक और तरीके से भी लिख सकते हो। अब फर्जी फर्जी काम, 1 बटा बीटा, यहां वाले से 1 बटा बीटा बराबर कितना लिख सकता है? 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, या फिर अगर इस वाले रिलेशन जैसे निकालना है तो बीटा बराबर इतना लिख सकता हूं क्या? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। दोनों बातें बराबर ही हैं क्या? अरे ये बीटा बराबर इतना, तो इसका उल्टा कर दे। पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा? 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा, 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। हाँ, कहाँ पे बे? अच्छा अच्छा, ये वाला कह रहा है क्या? टिक कर लीजिएगा। अभी तो गड़बड़ हो गया ना ये, तो ये भी 1 अपॉन अल्फा का होगा, तो अल्फा का कितना हो जाएगा? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा।
देख लेना भाई अपने अकॉर्डिंग, निकाल लेना अपने मन से। हेडिंग हमारी है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, यानी कि VCE डिवाइडेड बाय, बोलो रे, डेल्टा VCE डिवाइडेड बाय डेल्टा VBE। नहीं दिखा पड़ा क्या? कितना लिखोगे? वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर AB से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा? डेल्टा VCE डिवाइडेड बाय डेल्टा VBE। इसको और भी कुछ लिखे थे, ये आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट में करंट कौन सा वाला? IC, यानी याद कर डेल्टा IC इंटू RC डिवाइडेड बाई डेल्टा IB इंटू RB। ये भी एक फॉर्मूला निकल के आया था, तो छाप लीजिए। और भी इसमें कुछ किए थे क्या? हाँ, और भी कुछ किए थे। IC बटे IB क्या होता है? क्या होता है? अल्फा बीटा। तो इतने को मैं क्या लिख सकता हूं? बीटा इंटू RC बटे RB। इसको और भी कुछ मॉडिफाई किए थे, यहां तक का लिख ले, यहीं तक का बहुत है। कुछ और भी किए थे, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाँ, पावर गेन वाले में जाके किए थे। चलिए ठीक है, याद, इतना याद रखेगा, बीटा इंटू RC बटे RB। हो गया? R इनपुट R आउटपुट तो निकाल ही लोगे अब। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं था, मैं पूछ रहा हूं कि जब तुमने R इनपुट लिखा था तो एक बारी मैंने लिखा था R इनपुट बराबर तुम लोगों का V बाई आई के टर्म्स में, एक बारी डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई के टर्म्स में लिखे थे। तो याद रखिएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई AC के टर्म्स में लिखा जाता है, V अपॉन आई DC के टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक ना? DC वाला नहीं यार, नहीं, मैंने जिस किताब से पढ़ा, हो सकता है मैं डाउट में हूँ, ठीक ना? कौन सा? AC में कोई मैक्सिमम V नहीं होता है यार, AC में वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं ना, उसमें हम लोग मैक्सिमम में RMS कैलकुलेट करते हैं, पीक वैल्यू निकालते हैं I0, और वो जो I0 पीक वैल्यू होती है वो DC वाली मिली रहती है ना। याद आ रहा है? तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, डेल्टा वाला AC में होता है और इसमें विदाउट डेल्टा वाला DC में होता है। देख लेंगे, हम भी देख लेंगे एक बार, ठीक ना? मतलब डेल्टा और नॉन डेल्टा ये AC DC के लिए अलग अलग लिखा जाता है, बस इतना जानिए, कंफर्म बाद में कर लिया जाएगा। चलिए, हो गया ये। पावर गेन निकाल लेते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। पावर गेन को PG से रिप्रेजेंट किए थे। पावर गेन का फॉर्मूला क्या था? P आउटपुट डिवाइडेड बाई P इनपुट। और बोलो यार, P आउटपुट डिवाइडेड बाई P इनपुट। P का जनरल फॉर्मूला I स्क्वायर R, यानी कि I C का स्क्वायर आउटपुट के लिए लिख रहा है ना, IC का स्क्वायर इंटू RC का, सॉरी, RC डिवाइडेड बाई IB का स्क्वायर इंटू RB। ऐसे ही करेंगे। इसके बाद कुछ कांड किए थे, ये बीटा स्क्वायर इंटू RC अपॉन RB। और भी कुछ कांड किए थे, ये बीटा इंटू RC अपॉन RB को, यहां से मैं RC बाई RB की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं? AB बाई बीटा। और बोलो यार, देख वही सब तो है यार। अब तो PG बराबर कितना लिख सकते हैं? बीटा स्क्वायर इंटू RC बाई RB की जगह पे AB डिवाइडेड बाई बीटा। बीटा ने बीटा को मार दिया, तो बीटा इंटू AB। और क्या रह गया? ट्रांसकंडक्टेंस, GM। ये पावर गेन था ना, अलग अलग कलर से लिख रहे हैं, याद रखिएगा। ये पावर गेन था, ये वोल्टेज गेन था। अब किसकी बारी आती है? ट्रांसकंडक्टेंस की। करंट गेन याद है, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाई इनपुट करंट, ठीक ना?
अब किसकी बारी आती है? ट्रांस कंडक्टेंस की। किसकी? ट्रांस कंडक्टेंस। तो ट्रांस कंडक्टेंस याद करिए, कंडक्टेंस जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा हटके होता है। जब कंडक्टेंस लिखते हैं तो आउटपुट अपॉन आउटपुट, अरे बोलो यार, करंट भी आउटपुट का लिए और वोल्टेज भी आउटपुट का लिए, करंट भी इनपुट का लिए तो वोल्टेज भी इनपुट का लिए। ट्रांस कंडक्टेंस में एक आउटपुट का लेते हैं और दूसरा इनपुट का लेते हैं, याद है? तो कौन आउटपुट का लेते थे? करंट आउटपुट का लेते हैं, वोल्टेज इनपुट का लेते हैं। इसको कल मैं समझा चुका हूं, एक बार फिर समझ लीजिएगा, जल्दी जल्दी में कल बताए थे। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल। अरे बोलो यार, रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। यहां पे हम लोग क्या डेल्टा वाला पढ़ रहे हैं? तो एक बात बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। अब आप इनपुट रेजिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं कि आउटपुट की, वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या दो अलग अलग चीजें पढ़नी है। इनपुट के लिए आर आई निकाले थे और आउटपुट के लिए आर आउटपुट निकाले थे। अरे आउटपुट सर्किट के लिए अलग रेजिस्टेंस निकला था, इनपुट सर्किट के लिए अलग रेजिस्टेंस निकला था, याद है? तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग अब आप इनपुट वाले के लिए निकाल रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, तो आर इनपुट अपॉन वोल्टेज ऑफ इनपुट। और अगर आउटपुट के लिए लिख रहे हैं तो आर आउटपुट बराबर क्या लिखेगा? डेल्टा आई आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा बी आउटपुट। कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, मतलब देख रहे हो कंडक्टेंस में इनपुट करंट भी है, इनपुट वोल्टेज भी है, इनपुट आउटपुट करंट है तो आउटपुट वोल्टेज है। ट्रांस कंडक्टेंस थोड़ा सा हटके होता है, इसमें करंट आउटपुट वाला होता है और वोल्टेज इनपुट वाला होता है, इसीलिए नाम इसका क्या पड़ा? ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक ना? वेल ये ड्रेन सोर्स गेट पढ़े रहते हैं ना तुम लोग, तो इसकी असली डेफिनेशन अलग होती है ट्रांस कंडक्टेंस की। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रहे हैं, तुम लोग जेएफईटी नहीं पढ़े हो ना, ये जेएफईटी की चीज है, तो वहां पे हम लोग ड्रेन सोर्स टर्मिनल के बेसिस पे ही इसका डेफिनेशन दिया जाता है, ठीक ना? तो ट्रांस कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? जीएम से। क्या था इसका फॉर्मूला? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट वोल्टेज, यही था ना बे? तो यहां पे आउटपुट करंट क्या है? डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज डेल्टा वीबीई, ई बी, हाँ डेल्टा बी बी ई, यही था ना? इसमें फिर कांड किए थे, किससे डिवाइड किए थे? आई आई से डिवाइड किए थे। आई आई से डिवाइड करोगे यहाँ पे कि आई बी से डिवाइड करोगे? कल आई से किए थे ना यार, क्योंकि अल्फा निकालना था। आज किससे करेंगे? आई बी से करेंगे। किससे करेंगे? आई बी से। तो आई बी से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बी ई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई बी। अरे बोलो यार, नहीं दिखा क्या? ये क्या, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या बीटा लिखा हुआ है? अरे बोले यार, अच्छा आज के बीटा में भी वो वाली चीज गड़बड़ हो रही है, या तो आई सी बटे आई ई लिखिए या फिर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई लिखिए, बात बराबर है, ठीक ना? अच्छा तो ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया? क्या ये इनपुट करंट है, ये इनपुट वोल्टेज है, यानी कि ये आर इनपुट है। नहीं दिखाई पड़ा क्या? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट करंट क्या हो जाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस। तो आर इनपुट है ये, तो छाप लीजिएगा। चलिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व खुद से नहीं बना लोगे यार, देखो इट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन, आप पता है खुद से कर लोगे तुम लोग, ग्राफो हमको बताना पड़ेगा ना। इट इज, अपना तो यार काम पूरा करना पड़ेगा ना। इट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन, किसके बीच बनेगा? इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, यानी IB वर्सेस VBE का। ग्राफ में कोई खास चेंज नहीं है, ग्राफ वैसे ही रहता है, बस क्या बोलोगे? एट कांस्टेंट VCE, ठीक ना? तो लिख ले, इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इनपुट करंट IB, जिसको क्या और भी बोलते हैं? बेस करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज VBE, दैट इज बेस एमिटर वोल्टेज, एमिटर बेस वोल्टेज नहीं, बेस एमिटर ही, दैट इज बेस एमिटर वोल्टेज। BBE लिख के छोड़ दे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बोल क्या कह रही है?
फिर से रिपीट करें, लिखो इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इनपुट करंट IB वर्सेस इनपुट वोल्टेज VBE, बस हो गया, एट कांस्टेंट VCE, एट कांस्टेंट VCE सेम रहेगा, कोई खास चेंज नहीं रहता। लेकिन ये नेसल स्काई की किताब ने पता नहीं क्यों अलग बना रखा है। अब देखिएगा नेसल स्काई ने कैसा बनाया है। ऐसा सा बना हुआ है, ठीक ना। ये अलग अलग, अब मुझे वैल्यू नहीं याद है, आप लोग किताब से देख लीजिएगा। ये VCE1, ये VCE2 और ये VCE3 है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, किसका ग्राफ, IB वर्सेस VBE। इसको क्या बोलेंगे, VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक ना, बना लीजिए। पेपर की टाइमिंग नहीं पता यार, अभी पहले एडमिट कार्ड तो आ जाए। आ गया, कभी भी हो, मॉर्निंग में नहीं है, ठीक है यार, अच्छी बात है। नहीं तो 7 बजे करा देंगे लोग तो दिक्कत होगी, कई लोग दूर से भी तो आते जाते हैं। बढ़िया यार, दोपहर में पूरा प्रिवीजन करने का पूरा दिन बचा रहता है, समझ में आया। रात को भी 4 बजे तक पढ़ो, फिर 7 बजे उठो, फिर 7 बजे से 2 बजे तक पढ़ो। 2 बजे वाले में फायदा होता है यार, आराम से खाओ पियो। पढ़ाने का मन है। हाँ हाँ एकदम है, 24 छुट्टी मार दिए हैं, हाँ तो पढ़ा दिया जाएगा आगे। मैंने लिख ले बड़ी सब पर्सनल। तुम लोग का मैथ में कितना खत्म हो गया, हाँ कितना है टोटल, बचा हुआ कितना है, पढ़ाई कितना है तुम लोग का सब खत्म, गजब। तुम लोग का जी 24 जी का बात ही नहीं, 24 जी का बात ही अलग है। चलिए चलिए चलिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने से पहले क्या निकालते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, तो वो तो निकाल चुके हो, तो हेडिंग में आइए इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस निकाल लो बे खुद से। इनपुट रेजिस्टेंस कि मैं ही निकालूं, R इनपुट कितना हो जाएगा, बोलो बे, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई, उसके लिए क्या करोगे, तो एक छोटू सा ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ में हमको सुन लीजिए, इसको प्लॉट करिएगा, इसको दर्शा दीजिएगा स्लोप वाले टर्म्स में। तो कैसे दिखाओगे, RIP, शांत रहो यार, स्लोप बराबर RIP बराबर कितना बताना, अरे बोलो रे, डेल्टा आई क्या, B, साला सब पढ़ाने के बाद C बोल रहे हैं सब, वर्सेस डेल्टा VBE। तो R ये रेस्ट इन पीस नहीं है, इस बात का ख्याल रहे। RIP बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा VBE डिवाइडेड बाई डेल्टा IB, हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जमाइए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और फिर से बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक रीजन बढ़ जाता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हो गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ा जाए। अब इसका ग्राफ बहुत ध्यान से बनाते हैं क्योंकि इसके ग्राफ में एक रीजन एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के रिस्पेक्टिव, अरे बतियाना बंद कर दे, अगवा रहती है, बतियाती रहती है। तो तुम ही ना फुसफुसाते हुए, लेकिन तुम ही को देखते हैं हम। ठीक ठीक, तुम ना लड़कों के बीच बैठा कर, उन सब से भी लगेगी बतियाने तुम। इधर देख, किसका किसके बीच का ग्राफ बनाएंगे, आउटपुट है तो किसको कांस्टेंट रखते हुए, आई बी को। बैलो फिर से सुनिएगा, आउटपुट का ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे तो आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का रहेगा, लेकिन करंट कांस्टेंट रखेंगे। कौन सा वाला, इनपुट करंट, ठीक ना, क्योंकि ये कैसे डिवाइसेस होते हैं, करंट डिपेंडेंट होते हैं ना, करंट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस नहीं होते। वोल्टेज कंट्रोल एक अलग होता है जिसको हम लोग फेट बोलते हैं, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसका नाम में ही नहीं आ रहा है, फील्ड पे जो डिपेंडेंट होते हैं वो, जो ऐसे ट्रांजिस्टर जो किसके साथ प्रभावित हो, फील्ड के इफेक्ट से क्या हो, प्रभावित हो। और अगर फील्ड है तो पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। तो फेट जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड होते हैं, ये करंट कंट्रोल्ड होते हैं। फिर से भाई, क्यों करंट कंट्रोल्ड है, क्योंकि आप कितना करंट इनपुट में दे रहे हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है ना, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, करंट कंट्रोल बोला गया है। हाँ, इनपुट में वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट में करंट कांस्टेंट रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि वोल्टेज के वेरिएशन पे यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आउटपुट में नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मैं इनपुट के करंट को वेरी कराता हूं तो हम लोग को ग्राफ अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये मटेरियल का, ठीक ना। तो आपको बस याद इतना रखना है कि आउटपुट का ग्राफ, आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट कहां रखेगी, आउटपुट का तो, अरे बैल, आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रख देगी तो ग्राफवा कैसे बनाएगी। आउटपुट में इनपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोगों को कुछ खास फर्क नहीं दिखाई पड़ा है, लेकिन अगर करंट में वेरिएशन दिखाए हैं तो हम लोग को ग्राफ में अलग अलग शिफ्टिंग दिखाई पड़ती है, ग्राफ बढ़ता है या घटता है डिपेंडिंग अपॉन करंट। वोल्टेज में वेरिएशन लाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता हम लोगों को, इसीलिए IE को, सॉरी, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाता है आउटपुट का ग्राफ बनाते टाइम, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है इनपुट का ग्राफ बनाते टाइम। कौन से वाले वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को, ठीक ना। तो यहां पे किसको कांस्टेंट रखेंगे, IB को। किसको कांस्टेंट रखेंगे, IB को। याद रहेगा इतना पक्का। इसी के कारण इन लोगों का नाम क्या पड़ा था, करंट कंट्रोल डिवाइसेस। अब देख ग्राफ बनाते हैं इसका मस्त, ये तो बहुत छोटा बना दिया यार हम, हैं? यहाँ पे तुम लोग इसको ऐसा मत बना देना ना कि आगे चल के मोमो जैसा ना दिखाई देने लगे ये, लेकिन हल्का हल्का मोमो वाला शेप देना है। टच करा भी सकते हो, कोई बहुत इशू नहीं है। किसी की कुछ कुछ किताबों ने टच करा दिया है, ठीक ना। ग्राफ ऐसा सा बनता है, देख लेना तुम लोग। टच भी हो जाए तो कोई बहुत इशू नहीं है, लेकिन अवॉइड करिएगा। आगे जाके कहीं ना कहीं टच कर जाते हैं ये लोग। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई मोमो जैसा हिस्सा है। बस बस, बहुत बढ़िया, मोदक टाइप दिख रहा है ना। और तो ये मोदक वाली फीलिंग आ जानी चाहिए बस। अब ध्यान से सुनिए, याद कर, ओरिजिन ये नहीं होता, ओरिजिन यहां पे मिलता है। तो ओरिजिन बना लेते हैं पहले,
नहीं, अरे रीजन ऐसे डिफाइन किया गया है ना, कब कट ऑफ बोलेंगे, जैसे इसके नीचे कट ऑफ रीजन बोला गया है, तो कट ऑफ कब होगा, जब दोनों रिवर्स बायस्ड हो। और रिवर्स बायस्ड कब होगा, जब हम लोग जीरो के नीचे चले जाएं। ये फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब हम लोग पॉजिटिव में चले जाएं। तो पॉजिटिव में कब जाओगे, जब जीरो के इधर जाओगे तभी ना, इधर। तो इसीलिए इसको ओरिजिन माना जाता है, ठीक ना। आपकी किताब में भले डॉटेड लाइन से दिखाया है, उस चक्कर में मत पड़िएगा, असली कहानी ये है इसकी, ठीक ना। बहुत बढ़िया। ये अलग अलग ग्राफ जो बनाए किस पे बना है, तो याद रखना ये किसी IB1 पे है, ये वाला IB2 के लिए है, ये वाला IB3 के लिए है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से वही कहानी, रंग पोताई कर लेते हैं इसका अच्छे से। तो ये वाला रीजन सैचुरेशन रीजन, अरे बोलो रे, बहुत बढ़िया। ये वाला कट ऑफ रीजन, और ये इतना रीजन कौन सा, यहां पे ध्यान से सुनना, कोशिश तुम लोग ऐसा करना ना कि एक ही जगह से शिफ्टिंग दिखाई पड़े, जैसे ये वाला गड़बड़ा गया है। तो ध्यान से देखना, ये वाला ऐसा बनाइएगा कि पैरेलल दिखाई पड़े। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, तुम लोग सही सही बनाना भैया। हाँ चल, यहीं से दर्शा देते हैं। अरे रुक जाओ यार, इतने को ही दर्शाओ बस, अभी छुट्टी हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी पहले कॉमन कलेक्टर पढ़ लीजिए, डीसी लोड लाइन एनालिसिस पढ़ लीजिए, तब छुट्टी कर देंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देख, ये लगभग लगभग पैरेलल वाला रीजन है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये भी साला गड़बड़ हो गया, ये भी टिक कर लेना। ये इतना कौन सा, एक्टिव रीजन। ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन। ये कौन सा, कट ऑफ रीजन। और ये कौन सा, सैचुरेशन रीजन। सारा फंडा वही है जैसा वहां पे था, ठीक ना। बस क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे आखिर ब्रेकडाउन रीजन क्यों मिल गया और क्यों नहीं वहां पे मिला, यही ना प्रश्न बनता है। ग्राफ तो देख सब आइडेंटिकल ही है, ग्राफ में तो कोई चेंज है नहीं, बस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पे ब्रेकडाउन रीजन मिला तो वहां पे आखिर ब्रेकडाउन रीजन क्यों नहीं मिला। तो आपको बस यही जानना है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा। एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ अपने मन से लिखना है, आपकी बारी आप लोगों को। क्या इसमें क्या बताओगे कि IB बराबर 0 के ऊपर और BC, अरे ये सब लिखे नहीं है क्या हम, IB हो गया, ये कौन सा है, VCE बराबर 0 के लेफ्ट साइड कौन लाई करेगा, एक्टिव रीजन बेल। इधर की तरफ सैचुरेशन को क्या बताओगे, IB बराबर 0 और BCE बराबर 0 के, मतलब IB बराबर 0 के ऊपर और BCE बराबर, सॉरी BCE ना, हाँ VCE बराबर 0 के लेफ्ट साइड सैचुरेशन। वैसे ही ये भी क्या होगा, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स। समझे हो ये क्या बोले हैं, और बोले यार बस अंतिम आपको इसमें बस एक ही चीज समझना है कि ये मोमो जैसा क्यों बन जा रहा है यहाँ पे, मोमो रीजन वहां पे क्यों नहीं था। तो मोमो रीजन वहां पे इसलिए नहीं था क्योंकि आउटपुट का, हाँ आउटपुट का ही है, अरे सॉरी, तो ये IB नहीं होगा ना यार, ICE होगा ये, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा, और तो टोकना चाहिए ना। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि आखिर ये मोमो रीजन क्यों मिल रहा है। तो मोमो रीजन इसलिए मिलता है हम लोग को क्योंकि जब हम लोग कॉमन बेस की चर्चा कर रहे थे, तो कॉमन बेस में जो आउटपुट करंट था या फिर जो आउटपुट सर्किट में थी, उसमें दो करंट दौड़ता था, IC और IB। अरे बोलो यार, कौन सा करंट दौड़ता था, IC और IB। IC 95 वाले, IB 5% वाले। इसके सर्किट में देखिए तो दो करंट जो दौड़ रहे हैं, एक IE है और एक IC है। कॉमन एमीटर पढ़ रहे हो ना, तो एमीटर, मान लीजिए ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, और इधर की तरफ बेस ना। चर्चा क्या इस वाले लूप की हो रही है, तो इसमें दो प्रकार के करंट जो मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, IE है और एक कौन सा है, IC।
तो आउटपुट में ध्यान से देखो, एक जो करंट है वो 100% वाला है, एक कौन सा वाला है 95 वाला। तो यहाँ पे क्या करंट बहुत एब्रप्ट अमाउंट में मिलेगा। इसीलिए एक समय के बाद जैसे 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 हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ब्रेकडाउन ऑकर कर जाता है। जीनर ब्रेकडाउन एवलांच याद है ना, वोल्टेज बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए तो एक समय आता है यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑकर कर जाता है, जिसके कारण हम लोग को ये वाला रीजन मिलता है। क्यों ब्रेकडाउन ऑकर करता है? क्योंकि यहाँ पे करंट पहले से ही, जो दो कंपोनेंट है करंट के, कौन कौन से, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट के कारण मिलता है, यही ना दो कंपोनेंट है, और दोनों ही क्या बहुत हायर मैग्नीट्यूड वाले हैं। तो इसीलिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के ग्राफ में, आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में हम लोगों को ब्रेकडाउन मिलता है, जबकि कॉमन बेस वाले में ऐसा कुछ मिलता नहीं था। क्योंकि वहां पे जो आउटपुट सर्किट में करंट जो दौड़ते थे उसमें एक तो वैसे ही नेग्लिजिबल था यार, तो बस कलेक्टर के कारण करंट मिलता था, इसीलिए ब्रेकडाउन ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत खत्म थी, नहीं थी एकदम, लेकिन इसमें होता है। बात समझ में आई? तो आप लोग बस ब्रेकडाउन रीजन के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि और 3 का 3 तो लिख लोगे ना अपने मन से। तो ब्रेकडाउन रीजन हेडिंग जमाइए और लिखिए। हाँ, पहले ग्राफ बनाइए, जल्दी बनाइए ग्राफ। और याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या ब्रेकडाउन रीजन एम्पलीफिकेशन में काम आएगा? आउटपुट ही ना एम्पलीफाई करता है। तो ब्रेकडाउन रीजन पूछा जाता है कि क्या ब्रेकडाउन रीजन करंट एम्पलीफिकेशन में काम में लिया जाता है? तो कहिएगा नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेकार का होता है, कंट्रोल में नहीं रहता, ये आउट ऑफ कंट्रोल वाला है। ठीक ना? इसको ऐसे समझना, कभी माइक में बोले हो, बोलते बोलते देखते हो कि एक समय आता है कभी चोइयाने लगता है माइक वाला, हेलो वाला आया है कभी आवाज, बहुत इरिटेटिंग होता है ना। तो वो जो वाला आवाज आता है ना, या फिर ही वाला जो आवाज आता है, ये आवाज ब्रेकडाउन के कारण होता है, वो इसी के कारण होता है, वो काम का नहीं होता। अपने होता है क्या काम का है? ये वही वाला है। तो वही जा करके ना वो अपना VCE को घटा देते हैं सब, थोड़ा सा देखते हो ना, ये को बैठा रहता है बदलता रहता है, तो वो घटा देता है तो वापस एक्टिव रीजन में आ जाते हैं हम लोग। ठीक ना? रेडियो में भी होता है क्या? अरे वो तो फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस के कारण होता है यार, कि फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाने लगती है तो चौंयाने लगते हैं वो भी। हाँ, ये सबसे ज्यादा वहीं दिखाई पड़ेगा तुम लोगों को, जैसे कि वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में वाला सुने हो? तो भाई जब पंडित जी बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे ना, तो जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो अपने तरफ से इनपुट बहुत ज्यादा दे देते हैं लोग ना यार। कभी देखते हो चिल्ला करके बोलते हो तब बहुत ज्यादा हो जाता है। नोटिस किए हो कि जैसे मान लीजिए कभी कभी आदमी जब बहुत तेज बोलना शुरू करता है, रिदम जैसे जैसे उसका बढ़ता है, तो एक समय आता है कभी कभी बहुत तेज बोलने पे भी शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत तेज बोलते हो तो हायर पे रहोगे, अबे डिफरेंट IB की वैल्यू पे रहोगे। इनपुट करंट यही ना, इसमें IB ही आप बहुत ज्यादा दे देते हैं, मतलब तुमने इनपुट बहुत ज्यादा दे देते हो। ठीक ना? इनपुट ज्यादा दे देते हो तो इसीलिए बहुत ज्यादा तेज बोलने पे भी चोइयाना शुरू हो जाता है। तो बोलते हो थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, सबको तो ऐसे ही सुनाई दे रहा है। ये ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन ताली दो तरीके हो, एक वो वाले भी होते हैं सब ना, हाई वाले। चलिए ब्रेकडाउन रीजन, पहला ही पॉइंट लिखेगा। ब्रेकडाउन रीजन में क्या हो गया? कहाँ घूर के देख रही हो उसको, किसको देख रही है? ब्रेकडाउन में पहला पॉइंट लिखेगा, पहला ही लिखेगा, इट इज नॉट यूज्ड फॉर amplification. It is not used for amplification. It is not used for amplification. लिखना, in this region, दूसरा पॉइंट, in this region also current increases exponentially. अब एक्सपोनेंशियल दिख रहा है ना हर जगह, करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, एंड इज आउट ऑफ कंट्रोल,
हो गया, लिखना कॉमा दे करके, IC इंक्रीजेज एब्रप्टली, IC increases abruptly, IC increases abruptly, भयानक तरीके से, ठीक ना। क्या बोले, IC increases abruptly even on small increase in VCE, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज द रीजन इन विच, या फिर छोड़ दे, रहने दे, इन विच के बाद कुछ है ही नहीं यार, नहीं है, रहने दो, काट दो, हो गया खत्म। हाँ, तो क्वेश्चन के तौर पे लिख, क्वेश्चन लिख, वाई, काट दो उस लाइन को, क्वेश्चन के तौर पे लिखो, वाई ब्रेकडाउन रीजन इज नॉट ऑब्टेन्ड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, वाई breakdown region is not obtained in common base configuration, why breakdown region is not obtained in common base configuration, तो क्यों नहीं मिलता है, लिख लोगे कि लिखवा दें ये वाला, कॉमन बेस में नहीं मिलता है, कॉमन एमिटर में तो मिलता ही है भाई, तो लिखो here in common emitter configuration, 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 the total current is due to, the total current is due to, the total current is due to collector current IC and emitter current IE, collector current IC and emitter current IE, collector current IC and emitter current IE, but in common emitter, but in sorry common emitter में ऐसा होता है ना, but in common base, but in common base, भाई तो लग रहा है सीनरी बना दी है कोई, नदी का पानी नहीं बह रहा है भाई, but in common base configuration, but in common base configuration, the total current was cause of IC and IB, the total current was cause of IC and IB, the total current was cause of IC and IB, full stop। आगे पैरा चेंज करके लिखिएगा, we know that IE is IB, हाँ भी कहां से ला दी तुम, since we know that IE is greater than, अबे वो वाला ग्रेट सिंबल बना करके लिखिएगा, ग्रेटर भाषा मत लिख दीजिएगा, we know that IE is greater than IB, IE is greater, अरे दो बार ग्रेटर का सिग्नेचर बना दो ना यार, हाँ, IE is greater than IB, so in the output of the common emitter, emitter current IE plays a vital role in the output of the common emitter, emitter current IE, common emitter, emitter current IE plays a very vital role, important भी लिख सकते हैं आप लोग, important role, हाँ important role, that is why breakdown is obtained here, that is why breakdown is obtained here,
दैट इज वाई ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड हियर नॉट इन कॉमन बेस. दैट इज वाई ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड हियर नॉट इन कॉमन बेस. हो गया, बहुत बढ़िया. अब जैसे वहां पे एक क्वेश्चन था ना कि क्यों बहुत कम यूज किया जाता है. अरे बोल यार, वहां पे क्या क्वेश्चन था कॉमन बेस में कि कॉमन बेस का कम यूज क्यों करते हैं. तो क्या बताओगे, चूंकि अल्फा जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है, इसीलिए उसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं. यहां पे पूछा जाता है कि इसका वाइड यूज क्यों लिया जाता है, बहुत ज्यादा यूज क्यों लिया जाता है. तो क्या बताओगे, चूंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बहुत बढ़िया होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज हर जगह करते हैं. ठीक ना, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट लिखिएगा, मतलब वो अपने मन से लिख लीजिएगा. नेक्स्ट हेडिंग जमाइए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. आई लीकेज छूट गया क्या, आई लीकेज छूट गया क्या यहाँ पे. हाँ वैसा सही होगा. ठीक ना, थोड़ा सा अलग होता है. चलो वो भेज देंगे, गणित है उसमें कुछ समझाना नहीं है. ठीक ना, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, इतना समझ. इसमें ICEO मिलेगा, ICBO नहीं मिलेगा. वहां पे क्या मिलता था, ICBO. यहाँ पे क्या मिलेगा, ICEO. ठीक ना, छोटा सा जगह छोड़ दीजिए, करा देंगे हम. हाँ यहाँ पे CEO क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस बंद हो जाएगा ना. इनपुट बंद कर देंगे तो आउटपुट में भी करंट चलता रहेगा, इनपुट बंद कर देंगे तो IB नहीं मिलेगा. अरे बोलो यार, तो क्या बोलोगे, इट इज करंट अक्रॉस कलेक्टर एमिटर जंक्शन विद बेस ओपन. ठीक ना, यहाँ पे ICEO मिलता है. अंतिम टॉपिक, हेडिंग जमाइए अच्छे वाली, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहला काम क्या करोगे, कलेक्टर टर्मिनल को पहले ही नीचे बना दीजिए, बीच में. अरे बोले यार, कलेक्टर टर्मिनल को किस में बनाएगा, बीच में बना दे. ले P से N जाता है ना, तो इधर की तरफ उसको दर्शा दो, या फिर N से P वाले के लिए PNP के लिए बनाओगे तो इधर की तरफ. सब तो NPN के लिए पढ़ते आए हो ना, एक PNP भी पढ़ ले. चल दोनों का बना देते हैं. ठीक ना, इधर देखिए, इधर की तरफ कौन, कलेक्टर. इधर की तरफ एक टर्मिनल उठा करके इधर ले गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए, नीचे ले आए, जोड़ दिए, फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स. फिर इधर की तरफ ये बेस एमीटर कलेक्टर नीचे ले आए, थोड़ा और इधर खींच लो इसको, रेजिस्टेंस लगाए, और यहाँ पे इसको क्या करना है अपन को, फॉरवर्ड. इनपुट टर्मिनल को फॉरवर्ड रखेंगे, आउटपुट को रिवर्स. अब भी याद रहेगा ऐसे भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अब आगे चलते हैं, इधर देखिए, कुछ भूल रहा है, कुछ भूल नहीं रहा है. इसको क्या नाम दे दिए, RB. इसको क्या नाम दे दिए, RE. पक्का ना यार. चलो अब यहाँ पे बैटरी लगा ले. इसको क्या करना है तुम लोगों को, नेगेटिव है ना, ये PNP टाइप बन गया ना यार. चलो NPN भी बना देते हैं. हो गया ये फॉरवर्ड बायस्ड, बहुत बढ़िया. इसको क्या करेंगे, रिवर्स. अच्छा ये भी बना ले, वेरिएबल होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं VBB, और इस वाले को नाम देंगे VEE आई थिंक. चलिए इसको रिवर्स जोड़ना है ना, रिवर्स जोड़ना है तो P को किससे जोड़ दूं, नेगेटिव टर्मिनल से. अबे P को किससे जोड़ दें, नेगेटिव टर्मिनल से. ले जोड़ दिए नेगेटिव टर्मिनल से. इसको भी वेरिएबल दिखा दीजिए, ये क्या हो गया, VEE. अब क्या बनाते हैं, वो वाला इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज. तो यहां पे क्या लिखेंगे, VBC, और यहां पे क्या लिखेंगे, VEC. पक्का, श्योर. बारी आती है करंट की, तो करंट की दिशा IB इधर, IC इधर, और IE इधर. बना लीजिए फोटो. एक चीज और क्या करोगे, उसको माइक्रो में और इसको मिली में. हाँ हाँ
एनपीएन ले लेगी तो कुछ बदलेगा नहीं, क्या हो जाएगा, आईबी बाहर की तरफ जाएगा, आई अंदर की तरफ, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर यही पीएनपी ले लोगे ना तो ये आईबी की दिशा इधर की तरफ दिखाइएगा, ठीक, इसकी दिशा इधर की तरफ दिखाइएगा और इसकी भी दिशा इधर की तरफ दिखाएगा। तो ध्यान से देख, ऐसा होगा कि इधर से ये दोनों गए और इधर की तरफ समा गए, तो बायसिंग उसके अकॉर्डिंग बदल लेना। नहीं समझ, पीएनपी पीएनपी था ना, एनपीएन के लिए बना दें। ध्यान से देखो, एनपीएन बनाओगे तो आईबी इधर की तरफ दर्शाइएगा, आईसी इधर की तरफ दर्शाइएगा और आई, अरे ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, और बैटरी उसी के अनुसार बदल देना। नहीं दिखाई पड़ा क्या यार, बनाए हैं। करंट एंटर ना करेगा, पी से क्या करेगा, एनपीएन है तो पी से करंट जाएगा ना, पी से करंट जाएगा मतलब अंदर जाता है ना, प्रवेश वाला जो आप बता किताबिया में यार ये वाला बना था तो बना दिए हम। अच्छा तो बताइए ना, एनपीएन वाला बताया नहीं भाई यही गलत बना हुआ है इसमें, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी और इसकी दिशा इधर, ये इनपुट वाला है ना, तो याद रखिएगा ऐसा सा रहेगा। जब एनपीएन के लिए बनाएंगे तब करंट इधर की तरफ बनाइएगा, ठीक ना भाई। मैच करा रहे थे लेकिन हो नहीं रहा है ये, चल और सब सही है। अबे पढ़ना जरूरी है, बन गया ये। बस क्या लिखवाना है, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, बस गामा निकलवाएंगे और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, डीडीयू का बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालना हम लोगों को, ठीक ना। केमिस्ट्री में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, मैथ्स में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया जाता है अल्फा बीटा गामा। अरे बंद कर, पढ़ पहले। चलिए हेडिंग जमाइए, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये समझे हो ना, पहले गड़बड़ बन गया था, किताब में ही गलत बना रखा है यार। किताब में इधर की तरफ फोटो बना रखा है, देख लो। एनपीएन के लिए भी बना लीजिए, एनपीएन के लिए बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, इधर की तरफ, तो ये बेस करंट इधर की तरफ भेजिएगा। नहीं बे, फिर से वही बना रहे हैं क्या हम, नहीं सही बना रहे हैं। इधर की तरफ क्या भेजोगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा आईसी, ये दोनों जाकर के इधर की तरफ निकलेगा हम लोग का आईई, ठीक ना। तो फोटो बना लीजिएगा, वो एनपीएन है, ये पीएनपी है, ये एनपीएन के लिए है, ठीक ना। चलिए करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो यहाँ पे देख करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मैंने बोला था कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली गामा की वैल्यू 1 के बराबर हो जानी चाहिए। अरे बोलो यार, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को कैसे डिफाइन करते थे, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या, आईई, इनपुट करंट क्या, आईबी, तो आईई बटे आईबी, इमेजिन करो आईबी बटे आईई बटे आईबी, ठीक यही होगा ना। आउटपुट करंट, आउटपुट टर्मिनल वाला करंट कौन सा, आईई, अरे ये तो कॉमन है ना, इनपुट करंट में आईबी दिखाई पड़ा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट करते हैं, तो यानी कि डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा आईबी या फिर आईई बटे आईबी। अच्छा एक बात बता, इमेजिन कर, क्या बस 5% ही लेते हैं? तो इमेजिन करो अगर मैं बहुत ज्यादा नंबर की चर्चा करूं, करोड़ों की अगर चर्चा करूं, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 5% ऑफ 1 करोड़, क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? अरे बोले यार, तो इसीलिए गामा 1 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट माना गया है। समझ में आया? डेफिनेशन तो लिख लोगे ना खुद से। तो गामा बराबर कितना लिखेगा, आई डिवाइडेड बाई आई बी। गामा बराबर कितना लिखेगा, आई डिवाइडेड बाई आई बी। हो गया। अब हेडिंग जमाइए, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा।
रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। चलो हम निकलवा दे रहे हैं, निकालते रहिएगा, अच्छी बात है, निकाल लेंगे तो। सब कोई नहीं निकाल पाएगा यार, मिटा देना ये। चल छापते जा, गणित है, कुछ खास नहीं है, हमको पता है। वी नो दैट, क्या पता है? अल्फा बराबर कितना? बी ना, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, सी नहीं है भाई, ई है। चलिए, वी ऑल्सो नो दैट, छापते चल, बहुत खास नहीं है। बीटा की वैल्यू निकाले थे अभी, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या निकाले थे? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इसको मानिएगा 1, इसको माने 2। और हमको ये भी पता है कि अरे यार, आई ई बराबर कितना होता है? आई सी प्लस आई बी। तो यहां से आई बी बराबर कितना लिख सकते हैं? आई ई माइनस आई सी। उठा के ऊपर कहीं पुट करेंगे, काम बन जाएगा। गामा बराबर हमको पता है कितना है? एज गामा बराबर है आई ई डिवाइडेड बाई आई बी। तो यहां से मैं कितना लिख सकता हूं? आई ई अपॉन आई ई माइनस आई सी। और बोलो, इसको अगर मैं छाट के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर 1 अपॉन गामा करके लिखूं तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई ई माइनस आई ई अपॉन आई सी। अरे बोलो यार, आई बाई आई ने एक को दूसरे को मार दिया, तो 1 अपॉन गामा बराबर कितना हो गया? 1 माइनस आई ई बाई आई सी। कुछ होता है क्या? क्या 1 अपॉन अल्फा होता है? तो 1 अपॉन अल्फा। एक तो ये रिलेशन निकला। एक रिलेशन पूछा जाता है जिसमें अल्फा भी आ जाए, बीटा भी आ जाए और गामा भी आ जाए, तो वो वाला भी निकाल लेते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ, गड़बड़ कर तो रहे हैं। अबे ये ना ऊपर गया है। इतना छाप लीजिए, अब बस थोड़ा सा और रह गया है। डीसी लोड लाइन एनालिसिस बस पढ़ाऊंगा, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। हाँ, शादी का? अच्छा, हमको लगा शादी का कौन गुड लक पार्टी बे। अब चोचले हैं, रुपैवा है तो यही सब कर करके कमा लिए लोग, अब क्या चाहिए। क्यों जी, कैसा पढ़ाते हैं पंकज सर? परम भक्त थी ये पंकज सर की। बच्चे कम थे तो कल 40 बच्चे थे। हाँ, कल शाम को बच्चे कम आए थे तो 40 आए थे। यहाँ तक का हो गया, बहुत बढ़िया। अरे ईश्वर, गामा बराबर कितना लिख सकता हूं आगे? 1 अपॉन 1, हमको सुन ले, हो गया, गलती कर दी है, इधर देखो। 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, पक्का? अच्छा ध्यान से देख, अल्फा की एक वैल्यू यहां से निकाले हैं, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। पहले से भी रख सकता है, कोई इशू नहीं है। अबे दोनों एक के जगह यस निकाला गया था, याद है? तो ये वाला पुट कर दे। तो यहां से मैं फ्रॉम 2 कितना लिख सकता हूं? भाई गामा सुंदर बनाइएगा। गामा बराबर कितना लिखा जा सकता है? 1 अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब इतना लिख सकते हैं ना यार? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, इधर देखो, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और इसको ऊपर भेज देंगे। मैं डायरेक्ट लिखूं? ध्यान से देख, एलसीएम लूंगा, सॉल्व करूंगा और इसको ऊपर भेज दूंगा, तो इसको क्या मैं इतना लिख सकता हूं क्या? 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा माइनस बीटा। क्या बीटा ने बीटा को मार दिया? यानी कि क्या गामा की एक और वैल्यू मिल गई, गामा बराबर 1 प्लस बीटा। पक्का 100% श्योर?
हो गया ना। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन, अबे नहीं, टू ही यूज किए हो ना, टू ही यूज किए है ना यार, हाँ टू ही यूज किए हैं। चूंकि अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड 1 प्लस बीटा बराबर गामा, तो ध्यान से सुनो, इधर देखो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालना था ना, 1 प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर दूं, गामा, तो अल्फा बराबर बीटा अपॉन गामा, तो बीटा बराबर अल्फा इंटू गामा। और ध्यान से देखिए, क्या बीटा सबसे बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है ये भी दिखाई पड़ा, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब सुनिए, इसमें काम की चीजें क्या क्या रह गई, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, पावर गेन, करंट गेन तो करा ही दिए, वोल्टेज गेन सब निकाल लोगे। अब तो बहुत मेहनत वाला काम नहीं है।